हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे अच्छे खासे वीडियोस बनाता रहता हूं और जब भी मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, किसी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, तो वो चीज़ का वीडियो भी आपको मैं जरूर बना के देता हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया था और अब टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी लोग बुलिश हो गए, जबकि हमने 1 महीने पहले ही इसका वीडियो जो है कि देख लिया था। तो ऐसे ही जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं आपके लिए हमेशा से ही वीडियो बनाता हूँ और जहाँ पे जिस किसी सेक्टर में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो भी वीडियो बनाता हूँ और साथ ही साथ मैं आपके लिए लाइव ही करता हूँ। तो आप अगर लाइव वाले पेज पे यहाँ पे जाएंगे चैनल के, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने आपके लिए लाइव कर रखी हैं, तो आप उसको भी देख करके बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, सो इसी प्रोसेस में मैं आपको इस वाली वीडियो में एक पूरे पूरे सेक्टर की या फिर ये कोई इंडस्ट्री की एनालिसिस करने वाला हूँ और उसमें जो जो स्टॉक्स हैं हम सब उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और उनमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए उसके बारे में आपको एक अपडेट दूंगा। ऑल्दो वो ऑलरेडी मैंने आपको एक बार बहुत पहले दे दिया है और उसमें अच्छी खासी ग्रोथ आ भी चुकी है, बट अभी भी क्या हो सकता है। तो एक तो ये हो गया कि एक सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे, तो इस सेक्टर को डिस्कस करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें इन्वेस्ट हमें कब करना चाहिए। ओके, ये चीज आप समझो। तो ये एक पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए वेबिनार है। मैं जो भी यहाँ पे स्टॉक डिस्कस करूंगा इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एडवाइजरी है, वो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई थीम निकल के आए, कोई सेक्टर निकल के आए, तो उन सेक्टर और थीम में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, टेक्निकल और प्राइस सेक्शन को देख करके या तो फिर फंडामेंटल को देख करके। और उसी प्रोसेस में मैं स्टॉक के नाम भी आपको सजेस्ट करूंगा। और वो नाम सजेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं एडवाइजरी दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ कि आप अगर कोई इंडस्ट्री आपको समझ में आ रहा है तो उस इंडस्ट्री के उस स्टॉक को आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो पूरा पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। ओके, चलिए तो अब सिंपली देख लेते हैं स्टॉक का और सेक्टर का नाम क्या है। तो बेसिकली सेक्टर है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग की थीम हमारी बेसिकली है और इसके ऊपर हम जो है कि फोकस करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 30-35 मिनट लग सकता है, तो आराम से देखिए और आप इसको जो है कि अच्छे से समझ लीजिए जो जो मैं समझाने वाला। तो क्या चीजें करेंगे, सबसे पहले इसके सेक्टर को हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड करने के बाद इनके ग्रोथ आउटलुक को देखेंगे। ग्रोथ आउटलुक के बाद हम देखेंगे कि पोटेंशियल क्या है और किस किस सेक्टर में पोटेंशियल है। उसके बाद कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर कैसे हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और किन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए, हम इस चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा वेबिनार हमारा ऐसा रहने वाला है। बट आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस थीम के ऊपर यानी इस बिजनेस के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले बता दिया है। आप अगर ये मेरे लाइव वाले सेक्शन पे आएंगे तो जब मैंने इलेक्शन के पहले यानी 2 जून को जब मैंने वेबिनार किया था, तो 2 जून वाले वेबिनार में मैंने आपको यहाँ पे उस पूरे के पूरे सेक्टर के बारे में समझाया था कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो उस सेक्टर में। ओके, और वहां से लगभग 1 महीने हो चुके हैं और वहां से अगर मैं देखूं तो मैंने 2 जून का बेसिकली डेट लिया था, जो कि आई थिंक संडे रहा होगा। नेक्स्ट मंडे 3 जून को मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ था, आप सबको याद होगा, क्योंकि वो बेसिकली जो क्या कहते हैं उसको, एग्जिट पोल का जो न्यूज आया था उसकी वजह से। और मैंने 3 जून के बेस पे ही अपने सभी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को नोट किया है। तो मैंने आपके लिए बनाया था एक छोटा सा एक डमी पोर्टफोलियो बनाया बेसिकली। और मैं ये भी बता दूं इसमें से कुछ जो स्टॉक है वो मतलब बेसिकली 3 जून की उनकी क्लोजिंग को मैंने टारगेट किया है, क्योंकि अब 2 जून को जो मैंने वीडियो बनाया है तो वो 3 जून को ही आप ट्रेड कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है, या फिर 4 जून को आप ट्रेड कर पाओगे। तो 4 जून को तो चूंकि वो गिर गया था तो सस्ते मिलेंगे, इसलिए मैंने 3 जून को किया है, ताकि आप ये भी ना कह सको कि भैया आपने 4 जून के डाउन प्राइस को लिया है तो आपको रिटर्न ज्यादा तो दिखेगा ही दिखेगा। तो उस चीज को भी जस्टिफाई करने के लिए मैंने 3 तारीख को ही लिया है, जो कि हाईएस्ट प्राइस थी। ओके, सो अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि कैसे। तो सिंपली अगर हम जाएं यहाँ स्टॉकेज पे, और स्टॉकेज बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है, इनके माई स्टॉकेज वाले फीचर में जाऊंगा यहाँ पे। तो एक यहाँ पे पोर्टफोलियो करके है, आप यहाँ पे अपना डमी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो डमी पोर्टफोलियो में जाऊंगा तो सिंपली यहाँ पे देखता हूँ मैंने काफी पोर्टफोलियोज बना रखे हैं। सो यहाँ पे देखो मैंने एक पोर्टफोलियो बना रखा है कचरा सेठ के नाम से। बेसिकली कचरा सेठ आप सबको पता होगा, एक बॉलीवुड कैरेक्टर है बहुत ही अच्छा, और मैंने वेस्ट मैनेजमेंट वाले बिजनेस को मैं कचरा सेठ ही बोलता हूँ बेसिकली। तो एक मजा आता है, बेसिकली फीलिंग वाली बात है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, 10 स्टॉक मैंने उस टाइम पे सिलेक्ट किए थे वहां पे, और 10 स्टॉक में अगर मैं देखूँ तो 3 जून की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अगर मैं आज तक का रिटर्न देखूं तो आज तक का जो ओवरऑल रिटर्न है
वो इन 10 के 10 स्टॉक में 28% का रिटर्न आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, और मैंने 20,000 ईच को स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। बेसिकली मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया 20,000 ईच के हिसाब से। तो ये एक पावर है कि आप अगर पोर्टफोलियो बना करके ट्रेड करते हो, एक थीम को पकड़ते हो, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको एक सही तरीके से सेफ्टी के साथ रिटर्न मिलता है। क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपनीज आपकी नीचे जाएं और कुछ कंपनीज आपके ऊपर जाएं, बट आप अगर ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे जैसे देखो ये स्टॉक है हाईटेक ग्रीन, ये नीचे है, नेगेटिव रिटर्न दिया है, बट आपके ओवरऑल जो रिटर्न है वो काफी पॉजिटिव है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो ओवरऑल आपको रिटर्न एक अच्छा मिल सकता है अगर इसको क्यूमुलेटिव बेसिस पे, पोर्टफोलियो बेसिस पे देखेंगे। तो ये बेनिफिट है कि ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए इन्वेस्ट पोर्टफोलियो बना करके। और मैंने 3 जून की क्लोजिंग यहाँ पे सभी कैलकुलेट करी और वहां से अगर मैं देखूं तो आपको सीधे सीधे एक 28% का रिटर्न, बहुत ही डिसेंट रिटर्न निकल के आ रहा है, जो कि 1-1.5 महीने के अंदर मिल रहा है। ओके, तो ये आपने अगर वेबिनार देखा होगा, नहीं देखा है तो आप इसको जाकर के देखिए लाइव वाले सेक्शन पे, बहुत ही कुछ आपको नॉलेज मिलने वाला है। और अब इस वेबिनार पे फोकस करते हैं। तो ये मेरा इसको समझाने का, जो इसको बताने का पॉइंट ये था, रीजन ये था ताकि आपको पता चले कि अगर आप सही टाइम पे एंट्री करते हो, सही थीम को पकड़ते हो, तो आप कैसे उसमें काम कर सकते हो। ऑल्दो ये पूरे बिजनेस के लिए, पूरे सेक्टर के लिए मैंने अपने स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स को 1 साल पहले से ही इन्वेस्ट करने के लिए बोल रखा है, तो वो लोग तो और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बट अब आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा हूँ। और अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि सर जी प्राइस बहुत ऊपर आ चुके हैं तो हम क्या करें। तो देखो, ये वीडियो मैं बना रहा हूं इसलिए कि आपको नॉलेज देना है, कोई टिप मैं नहीं बांट रहा हूं। पहली बात तो आप इसको समझो। दूसरी चीज कि अब इसमें बहुत हाई प्राइस आ गई है, तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए हम उसके बारे में समझेंगे। वो जो एजुकेशन मैं आपको देने वाला हूं उसकी बात मैं कर रहा हूं इस वीडियो में। ऐसा नहीं कि इस स्टॉक को आप कल ही उठते खरीद लोगे। ओके, तो इसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि हाई प्राइस है उसको कैसे कैटर करेंगे और कैसे इन्वेस्ट करेंगे। ओके, चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई ये पूरे के पूरे सेक्टर में क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने वही वाला जो पीपीटी मैंने यूज किया था उसी को थोड़ा सा इंप्रूव करके आपके लिए मैंने पीपीटी यहाँ पे एक और बना दी है। तो अगर हम इस पूरे इंडस्ट्री को देखें तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग का एक यहाँ पे बिजनेस निकल के आता है। ये पूरा अगर हम देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट करके एक सेक्टर निकल के आएगा। इंडस्ट्री तो इसमें बहुत सी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, उसमें काफी इंडस्ट्री जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको हम कहते हैं, अभी आप लोग समझो बैटरी वेस्ट है, मेटल वेस्ट है, प्रॉपर पेपर वेस्ट है, बायो वेस्ट है, टेक्सटाइल वेस्ट है। तो ये सब यहाँ पे काफी वेस्ट निकल के आते हैं। और मैंने एक छोटा सा यहाँ पे आपको बताया कि भाई ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो बिगेस्ट एनिमी है वो खुद ह्यूमन ही है। ओके, मतलब हम आप ही अपनी कबर खोदने में लगे हुए हैं और ये बात आप सबको पता होगी अच्छे से। ओके, सो द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेशन इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे हर दिन आप सब हर दिन प्रोड्यूस कर रहे हो। बेसिकली जहाँ पे आदमी है, जहाँ पे मानव है, वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्शन होगा ही होगा। ये एक तरीके से देखा जाए तो नेचर का पार्ट है। वैसे भी हम लोग जो खाना पीना खाते हैं सुबह उठ करके वेस्ट ही हम लोग जनरेट करते हैं, तो ये एक नेचर का पार्ट है। बट इसको हम लोग जो है कि मिस यूज कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारी अर्थ ने हमें दिया हुआ है, माता अर्थ ने, धरती ने, उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो ये भी एक आप बात समझो। अब इसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे इसमें बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सब बात कर रहा हूँ। हालांकि मॉरल बेसिस देखा जाए तो यहाँ पे हमें सोचना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम किस टाइप का मतलब वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। आप सबको पता है 10-10 रुपए की बॉटल, मुझे तो ये बहुत बुरा लगता है और मैं तो सोचता हूँ भाई जो गवर्नमेंट है इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं करती। 10 रुपए का बॉटल जो होता है वो समझो कि पानी पी करके आप फेंक देते हो, फिर वो बॉटल कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब समझो आप, वो आजकल दुनिया भर की छोटी-छोटी सॉफ्ट ड्रिंक आने लगी है, कोल्ड ड्रिंक आने लगी है। इन सब के जो बॉटल्स हैं वो कहाँ जाते हैं? तो आप ये समझो कि कितना बड़ा आप वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। प्लस जो पॉलीथीन तो ऐसा है, मतलब समझो कि मतलब आजकल हमारी लाइफ में मार्केट गए, पॉलीथीन ले लिया और आगे बढ़ गए। ओके, खैर मैं बहुत ज़्यादा इस पे मॉरल बेसिस पे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा इन सबको लॉजिकली और नंबर वाइज़ और न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर वाइज़। तो प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब कि जो हमारे लैपटॉप है, मोबाइल स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, बेसिकली दुनिया भर के जो हम सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज कर रहे हैं उसका वेस्ट प्रोड्यूस होता है। बैटरी वेस्ट, अब आपको पता है कि ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पूरा एक दौर चला है, तो इसमें बैटरीज हमारी जो होंगी वो सब बहुत उनका वेस्ट आगे चल के बढ़ने वाला है, इसका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। मेटल वेस्ट में क्या होता है, आपकी कार्स हैं, जैसे आप स्क्रैपेज पॉलिसी आ गई है, अभी गवर्नमेंट की स्क्रैपेज पॉलिसी आ गई है, तो इसका मतलब है कार को आपको डंप करना पड़ेगा, उसको स्क्रैप करवाना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो वहाँ पे मेटल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, और आप वैसे भी आप अगर देखोगे तो जो वो बेसिकली मेटल वेस्ट को अच्छे तरीके से रिसाइकल करने का काम गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर रही है। तो मेटल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। पेपर वेस्ट, हम सब डेली बेसिस पे पेपर वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। बायो वेस्ट, अब बायो वेस्ट का मतलब है कि जो हम केमिकल्स, जो हमारी जो इंडस्ट्रीज है वहां से प्रोड्यूस होता है, बेसिकली जिसको हम बायो हैजार्डस केमिकल बोलते हैं।
तो वो बेसिकली हमारे आसपास कंपनीज हैं, उन कंपनीज के जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है, तो सीधे सीधे हमारे नदियों में सप्लाई हो जाता है, तो उसका वहाँ पे बायो वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद टेक्सटाइल वेस्ट का मतलब आजकल हमारे कपड़े जो है कितने ज़्यादा हम सब कपड़े पहन रहे हैं, और वो आप समझो कि अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो सड़क के किनारे 100-100 रुपए की गंजिया, मतलब 100-100 रुपए के टी शर्ट बिकने लगे हैं। तो आप ये सोचो कि हमें 100 रुपए का टी शर्ट लेने में आसानी होती है, और उसको लेकर के हम पहन करके 2-4 महीने में यूज एंड थ्रो कर देते हैं, बट उसका जो वेस्ट जनरेट होता है वो कहाँ जाएगा? तो उस तरीके से टेक्सटाइल वेस्ट भी आपका एक तरीके से जनरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब अगर हम इसका थोड़ा सा यहाँ पे एक कुछ इंडस्ट्री के रिसर्च को देखें, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली जर्नल ऑफ अर्बन मैनेजमेंट एंड यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसके बारे में लिया हुआ है, दिसंबर 2021 का डेटा है। और ये वेबसाइट, अच्छा दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी मैंने डेटा लिया हुआ है वो सब डेटा मैंने यहाँ इंटरनेट से कलेक्ट किया है, तो आप ये वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरीके से कुछ बोल रहा हूँ, जो भी इनके डेटा दिख रहे हैं वो मैंने आपको जस्ट एक पीपीटी के फॉर्म में प्रेजेंट करके समझा रहा हूँ। ओके, तो आप जो डेटा है उसकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो इन वेबसाइट्स के पास जाएगी, मेरे पास नहीं आनी चाहिए, बिकॉज आप ये समझिए कि मैंने भी इन्हीं से कलेक्ट किया हुआ है इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अगर हम देखें छोटा सा यहाँ पे एक तरीके से इंडस्ट्री का देखें, तो अभी का जो हमारा एक तरीके से समझो कि जो टोटल है तो वो 62 मीट्रिक टन है वेस्ट जनरेट करते हैं बेसिकली एनुअली। ओके, और 7.9 मीट्रिक टन इसमें से हैजार्डस वेस्ट होता है, 5.6 मीट्रिक टन अभी के हिसाब से अगर 2021 के बेस पे देखें तो 2021 में हम लोग 62 मीट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं टोटल वेस्ट। उसमें से 7.9 मीट्रिक टन आपका हैजार्डस वेस्ट होता है, 5.6 मीट्रिक टन आपका प्लास्टिक वेस्ट होता है, एंड 1.5 मीट्रिक टन आपका ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है, एंड 0.17 मीट्रिक टन ऑफ बायोमेडिकल मीन्स की जो हम सब हॉस्पिटल्स का जो हमारा बेसिकली होता है हॉस्पिटल वेस्ट, समझो आप इसको कह सकते हो। ओके, बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब आप सोचो कि ये वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका 2023 में सीधे 165 मीट्रिक टन होने का एक तरीके से यहाँ पे एक ट्रेजेक्टरी है, मतलब कि ये 165 मीट्रिक टन हो जाएगा। अभी कितना है, 62 मीट्रिक टन है, और ये सीधे 2030 तक डबल, मतलब समझो डबल क्या, मैं इसको कह सकता कि 1:3 हो जाएगा बेसिकली 3x हो जाएगा, 3 गुना। तो आप सोचो ये कितना ज्यादा बेसिकली ग्रोथ आने वाले यहाँ पे, मतलब प्रोड्यूस करने वाले हम वेस्ट। अब चूंकि अगर बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा तो वेस्ट प्रोड्यूस जो होगा उसको हैंडल करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिसाइकलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और गवर्नमेंट इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस करेगी, ये बात आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा डेटा था कि किस तरीके से हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और आगे चल के हम किस तरीके से वेस्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं। डिस्क्लेमर मैं आपको पहले से ही दे दिया है, बट यहाँ पे फिर से एक बात दे रहा हूँ कि आगे चल के जो भी मैं स्टॉक डिस्कस करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई एडवाइजर या फिर टिप नहीं है। ओके, चलिए अब हम अगली सीट में अगर चले तो देखें यहाँ पे सिंपली ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या है और किस तरीके से यहाँ पे हम बेसिकली आने वाली ग्रोथ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सिंपली एक जो डेटा निकल के आ रहा है वो बहुत ज्यादा बेसिकली हम समझे तो एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखने वाली है, और मार्केट साइज जो है अभी के हिसाब से अगर देखें तो 12.9 बिलियन डॉलर का, यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा तो सब चीजें डॉलर में है, तो 12.9 बिलियन डॉलर का है यहाँ पे अगर हम देखें, जो कि 2024 की रिपोर्ट है। ये चीज जो है कि बढ़ करके 2029 में ये जो मार्केट साइज है 17.3 बिलियन की होने वाली है, और 2032 तक ये 21.7 बिलियन डॉलर की होने वाली है, जो कि CAGR ऑफ 6.10% का है, मतलब 6% CAGR के हिसाब से ये बढ़ने वाली है। तो आप समझो कि अगर अभी 12 है और आगे चल के ये सिर्फ 21 होने वाले, तो ऑलमोस्ट ये आपका डबल होने वाली है आने वाले 8-9 सालों में। तो ये जो इंडस्ट्री का वैल्यू है ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब इंडस्ट्री की वैल्यू क्यों बता रहा हूँ, देखो लेट्स से कि आज की कलेक्टिव जो टोटल अगर कंपनीज की देखें, वैसे इसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों कंपनीज है, ये भी मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ पे जो बात हो रही है ये लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों कंपनीज की बात कर रहा हूँ। अगर इन सबको टोटल मिला करके देखें तो ये है, तो इसमें से जो लिस्टेड कंपनी उनको निकाल दिया जाए तो वो अलग तरीके से बनेगा, बट मैंने वो डेटा निकाला नहीं, मैंने कहा आपको ओवरऑल एक नॉलेज देता हूँ। वैसे भी सब लोग आजकल मार्केट में ही आने वाले हैं, तो जो भी नहीं लिस्ट हुआ है वो लिस्ट हो ही जाएगा, और हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं, कुछ IPO आने वाले हैं उसके ऊपर भी। ओके, मतलब आए हैं उसमें भी। तो सिंपली क्या है कि 17.3 बिलियन डॉलर की आपकी जो है कि मार्केट साइज है वो बढ़कर के आपकी 12.9 बिलियन डॉलर की मार्केट साइज है वो बढ़कर के 21.7 मतलब 22 में इसको पकड़ लेता हूँ होने वाली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इतनी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है इन कंपनीज में और आपके इन्वेस्टमेंट पर।
अब आगे हम देखें तो इसके कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स क्या हैं, उसको हम देख लेते हैं कि भाई कौन सी चीज इसको ग्रो करेगी। सबसे पहले इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। भाई दुनिया भर के लोग जो है कि अब गांव से निकल करके शहर में आकर के रहना पसंद करते हैं, और शहर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपके वेस्ट का। ओके, तो वहां पे म्यूनिसिपल वेस्ट जो है कि आपके प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली। आप किसी भी सिटी में हो, अब जाकर के आप देखो, चाहे आप दिल्ली वाले हो तो आपको पता होगा वो जो दिल्ली के पहाड़, कचरे का पहाड़। अभी जो हमारे पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, यहाँ पे जो करंट सीएम भी है अभी वहाँ पे, तो उन्होंने जो है बेसिकली कहा था कि हम पहाड़ को खत्म कर देंगे, कुछ हुआ नहीं। ये उनसे होगा भी नहीं, उनसे क्या, किसी से भी नहीं होगा, बिकॉज ये एक तरीके से हम जब तक हम और आप लोग नहीं समझेंगे ना, तब तक कुछ होने वाला भी नहीं है। अभी आप इंदौर को ले लो, इंदौर इतना ज्यादा मतलब नंबर 1 क्यों रहता है? इंदौर और मेरा सूरत, मैं सूरत में रहता हूँ ना बेसिकली, मैं तो सूरत से बात कर रहा हूँ। तो सूरत और इंदौर जो है कि नंबर 1 पे क्यों है? बिकॉज हम सब खुद अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। ये मतलब सिटीजन जो वहाँ के हैं, तो अगर वहाँ के सिटीजन खुद अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तो ही जाकर के इन चीजों से हैंडल किया जा सकता है। वरना आपको तो पता है, एक फिल्म भी आई थी, आई थिंक उसका नाम मुझे याद नहीं है, फ्लाइंग जेट करके था उसका, जैकी श्रॉफ के बेटे का, क्या नाम है, टाइगर। तो फ्लाइंग जेट के कुछ, फ्लाइंग जेट करके मूवी आई थी, उसमें जो है बेसिकली जो वो विलेन था बेसिकली वो वेस्ट वाला ही था। तो उसमें आप लोग समझो कि एक तरीके से मूवी और एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी आपको समझाया गया है कि ये वेस्ट जो है कितना ज्यादा आपको डेंजर साबित कर सकता है। तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से ज्यादा जो है कि इसकी जो है कि ग्रोथ होने वाली है। बेसिकली ये जो वेस्ट प्रोड्यूस है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। राइजिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का मतलब आप देखो, चाहे एसएमई बेस पे देखो या फिर आप समझो कि जो है कि केमिकल के जो भी है, मतलब कुल मिलाकर के दुनिया भर की इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है, नए नए मार्केट्स ओपन हो रहे हैं, नए नए सेक्टर ओपन हो रहे हैं। तो इन सब का जो है कि एक कलेक्टिव बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली सिंपली समझो कि डिस्पोजल फैसिलिटीज भी चाहिए उसके लिए, और बहुत सारे वेस्ट यहाँ पे जनरेट होने वाले हैं। इसका एक सीधा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे आप अभी जोमेटो को ले लो। जोमेटो जैसी चीज पहले नहीं थी, बट आज वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके अंदर वो कितने वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि वो जो बॉक्स आपका है, लंच बॉक्स, उसमें बेसिकली जो खाना वाना आप ऑर्डर करते हो उसका वो वेस्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। प्लास्टिक, उसका वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सब चीजें हो रही है ना, तो ऐसे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है, नई नई इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं। उनकी वजह से जो ये है आपका बेसिकली वेस्ट जो है कि इंक्रीज हो रहा है। और एनवायरमेंटल अवेयरनेस। अब यहाँ पे देखो, एनवायरमेंटल अवेयरनेस मतलब हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम भी देख रहे हैं कि भैया दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम इन सबको सोल्यूशन करेंगे, और इसका बेसिकली अवेयरनेस बढ़ रहा है। दिस इज वाई यहाँ पे और ज्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद है। बिकॉज अगर अवेयरनेस बढ़ेगा, देखो प्रोड्यूस तो बढ़ने ही वाला है, प्रोड्यूस बढ़ेगा तो उसके सामने सामने अवेयरनेस अगर बढ़ेगी तो हम उसका रिसाइकलिंग करेंगे अच्छे से, और रिसाइकलिंग करेगी तो ग्रोथ होगी किसकी? इंडस्ट्री की। तो ये दोनों चीजें आपकी एक तरीके से सपोर्ट करने वाली है इस पूरे सेक्टर को। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन और क्लीन इंडिया मिशन आपका है, इसके साथ साथ ये बहुत बड़ी चीज है। आप समझो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। ईपीआर करके एक नॉर्म गवर्नमेंट ने बेसिकली लगा दिया है। अब ईपीआर क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो ईपीआर बेसिकली वो चीज है, जैसे कि जो कंपनीज हैं जो भी अपना प्रोड्यूस करती हैं, जो भी अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, वो अगर वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को रिसाइकल करें, ताकि वेस्ट जो है कम से कम जनरेट हो सके। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो आप सब देख रहे होंगे कि हमने बेसिकली हम पहले जो है कि अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो हम सब सॉफ्ट ड्रिंक अगर पीते थे, चाहे वो कोका कोला की हो चाहे आपकी थम्स अप की हो, तो वो कांच की बोतल में आती थी। तो कांच की बोतल को हम सब क्या करते थे, पी करके उन्हीं के पास दे देते थे। ओके, तो वो बेसिकली कांच की बोतल हम अपने घर पे नहीं लेके आते थे। बट अभी क्या हो रहा है, अभी हम सब सीधे सीधे जो प्लास्टिक की बोतल में आने लगी है, और प्लास्टिक की बोतल को लेकर के घर पे आ जाते हैं। तो वो चीज इसमें क्या थी कि वो जो ग्लास का मतलब ग्लास का बॉटल था, वो वहीं पे रहता था, उससे वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता था, वो वापस रिसाइकल होकर के आ जाता था, कंपनी फिर से उसको यूज करके आपके पास फिर से भेज देती थी। तो जब ये प्रॉब्लम ग्लास की मतलब ग्लास की प्रॉब्लम मतलब वहां पे ग्लास बेसिकली था, और ग्लास जब खत्म होने लगा तो अब क्या हो गया, प्लास्टिक आ गया। तो प्लास्टिक में भी आप देखोगे तो आजकल ये प्लास्टिक बॉटल रिसाइकलिंग करने का उनका सिस्टम है। तो जितनी भी कंपनीज है जो भी प्रोड्यूस करती हैं वेस्ट अपना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा रिसाइकल करें। और ये गवर्नमेंट का प्रेशर मैं समझ सकता हूँ, मैं कहता हूँ मैं गवर्नमेंट का प्रेशर है। जैसे आप देखोगे तो बैटरीज जो है, बैटरीज को वापस खरीदा जाता है। आप सब अगर बैटरी कभी बेचे होंगे तो आपको पता होगा, आपके घर में जो बैटरीज होती हैं उसको आप लोग बेच सकते हो आसानी से, तो आपको मिल जाता है। तो बेसिकली क्या है, वो वेस्ट जो है ना उसको वो फिर से रिसाइकल करने का काम करते हैं।
तो ये गवर्नमेंट की ये जो चीज है ना ईपीआर, ये बहुत ज्यादा पुश करेगी इस पूरे इंडस्ट्री और ग्रोथ को। ये बात आप समझ लो, इसको आप गूगल करके भी अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आप इसको समझ जाओगे। मैं बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज वेबिनार लंबा हो जाएगा। ओके, अब अगर हम कुछ पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो हमने कलेक्टिवली देखा तो 6.10% पे ग्रोथ होने वाली है पूरी इंडस्ट्री। और अगर हम नॉर्मल बेस पे देखें तो जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, बेसिकली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मतलब जो सिटी का कचरा होता है, जो आपके घर पे आता है ना, वो सुबह सुबह गाड़ी आती होगी ना कि गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, तो वो वाली बात है। तो जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उनमें ग्रोथ 30% की दिख रही है, और बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वहां पे आपकी 25% की ग्रोथ दिख रही है। हेजार्डस वेस्ट जो कि कंपनी के बेसिकली फैक्ट्रीज के होते हैं या फिर इंडस्ट्रीज के होते हैं, उन्हें 15% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। ई वेस्ट में आपका दिखाई दे रहा है कि सीधे सीधे 15% की ग्रोथ होने वाली है, और रिसाइकलिंग सेक्टर में सीधे सीधे 15% की ग्रोथ होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके साथ साथ जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, इसमें मुझे लगता है कि और ज्यादा ग्रोथ होगी, बिकॉज हम जो है ना, फार्मिंग लैंड हमारे पास बहुत ज्यादा है, और फार्मिंग लैंड है तो फार्म प्रोड्यूस हमारे पास बहुत ज्यादा होता है। और जब फार्म प्रोड्यूस हमारे पास बहुत ज्यादा होगा, फार्म प्रोड्यूस मतलब जो हमारी खेती है वो सब का प्रोडक्शन आता है, फार्म प्रोड्यूस उसको बोलते हैं, तो वो अगर ज्यादा होगा तो बेसिकली इस सेक्टर में और ज्यादा मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। बट इस सेक्टर में प्रॉब्लम है कि कंपनीज नहीं है, और अगर कंपनीज है भी तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो चीज बात है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और उतनी ज्यादा अच्छी खास कंपनीज नहीं है, ये वाली बात है। बट बाकी के देखा जाए तो बाकी में ऑर्गेनाइज्ड मैनर है, अच्छी अच्छी कंपनी से अच्छा अच्छा काम कर रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 28% का रिटर्न हमारा बन रहा है पूरे उस 3 जून से, अगर हम आज तक का देखें तो जो भी कंपनीज में हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। अब इसमें जो कंपनीज हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और इन कंपनीज के बारे में समझ लेते हैं कि इनके बिजनेस क्या है, और इन चीजों को समझ लेते हैं। तो सिंपली अगर आप किसी भी बिजनेस को समझ रहे हो तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे जाओ, उसकी वेबसाइट को ओपन करके उनके अबाउट और अस वाले सेक्शन में पढ़ो, देखो उनके प्रोडक्ट क्या है, फिर प्रोडक्ट वाले सेगमेंट पे जाओ, या फिर वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक फील आएगा, तो आप जाकर के वहां पे जरूर देखो। तो मैं सिर्फ एक वेबसाइट के लिए आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा, बिकॉज मुझे करने में बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। सबसे पहले मैं गणेशा इकोस्फीयर में चलता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट यहाँ पे गणेशा इकोस्फीयर ओपन करूँ तो यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले स्क्रीनर पे ओपन करते हैं गणेशा, GANESHA। हाँ, तो देखो एक क्या है कि आपकी वेबसाइट है screener.in, और screener.in जिनको नहीं पता है, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो उनको बता दूं, स्क्रीनर के ऊपर मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो बना के दिया हुआ है। अगर आप वेबसाइट पे जाकर के मतलब मेरे चैनल पे स्क्रीनर सर्च करेंगे तो ये पूरा एक वीडियो आ जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में बता रखा है कि इस वेबसाइट को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप इसको भी देख लीजिए। और अगर आपको फंडामेंटल नहीं आता तो आप मेरा फंडामेंटल वाला वेबिनार देख सकते हो, ताकि आपको फंडामेंटल के भी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो फंडामेंटल वाला वेबिनार पूरा 4 घंटे का वेबिनार है, आप इसको जरूर देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। ओके, तो आप इसको जो है कि यूज करिए, आपके सामने ये सब फ्री चीजें हुई हैं। तो गणेशा इकोस्फीयर को अगर हम देखें तो कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं। तो कंपनी की वेबसाइट पे अगर हम डायरेक्ट यहाँ से जंप करें तो हमें यहाँ पे बेसिकली अबाउट अस में अगर हम जाते हैं तो ओवरव्यू, और ओवरव्यू में अगर हम जाएं तो यहाँ पे सिंपली कंपनी कब बनी थी, क्या करती है, वो सब चीजें। तो ये इनका जो काम है बैटरी बॉटल रिसाइकलिंग, मतलब प्लास्टिक रिसाइकलिंग में इनका जो बिजनेस है वो है। ओके, सो प्लास्टिक रिसाइकलिंग अगर हम देखें तो आप ये देख सकते हो ग्रोथ इनकी कैसे हुई है 2015 से लेकर के 16, और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोथ इनकी। और ये TPF इसको देखना पड़ेगा मुझे इसका क्या है, बट ये जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस है इनमें ये काम करती है। इसके साथ साथ और भी कुछ इनकी चीजें हैं जो आपके वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम सिंपली यहाँ पे आकर के कंपनी के बारे में थोड़ा और यहाँ से डिटेल में समझो तो यहाँ पे अबाउट अस वाले सेक्शन में आ सकते हो। सिंपली प्लास्टिक, और आप समझ सकते हो यहाँ पे वेस्ट रिसाइकल बिजनेस कंपनी है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिसाइकल पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर स्पन यार्न, मतलब यार्न में भी है ये सब, मतलब पूरा इनका एक कलेक्टिव बिजनेस है। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी। और कंपनी के अगर हम छोटे से फंडामेंटल ओवरव्यू को समझे, एस्पेक्ट को समझे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का जो स्टॉक पी है 97 का है। अब 97 का पी है तो मैं आपको एक चीज इसमें ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है ना, ओके, मैं इसमें थोड़ा 2 मिनट आपको लेता हूं। तो इसमें जितनी भी कंपनीज है ये सभी के सभी हाई पी पे ट्रेड कर रही हैं। हाई पी पे ट्रेड कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि इनमें ग्रोथ बहुत ज्यादा दिख रही, दिस इज वाई इनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। और इसीलिए मैं आपको अभी खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कि कब खरीदना है। तो अगर हम बेसिकली देखें तो ये सभी कंपनीज आपको महंगे वैल्यूएशन पे मिलेंगी, और आपको तुरंत यहाँ पे पैसा नहीं डालना चाहिए, बिकॉज इसमें ग्रोथ ज्यादा, इसलिए इनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। बट वैल्यूएशन भी सस्ती होती है जब ग्रोथ आपकी
बेसिकली अर्निंग्स में आ जाती हैं तब, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको अभी आगे समझाऊंगा। सो प्लास्टिक रिसाइकलिंग अगर देखें तो ये कंपनी आपकी गणेशा इकोस्फीयर काम करती है। और सिंपली अगर हम इसके छोटे से फंडामेंटल को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज देखो उतना लंबा फंडामेंटल देखने का टाइम नहीं रहेगा इतना छोटे वीडियो में, बट फिर भी आप ये देख सकते हो कि आपकी जो पी है वो बड़ी है, कंपनी बहुत ही छोटी है, 4000 करोड़ की लगभग कंपनी है, और डेट टू इक्विटी 0.38 सही है, आरओई 4.8% का, और आरओसी सही है। मतलब आरओई वाइज देखेंगे तो आपको लगेगा यार 15% का आरओई नहीं है, बट अगर हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, तो उतना भी ज्यादा नुकसान नहीं यहाँ पे ठीक सकते। कभी कभी कोई सेक्टर जो है वो लो वैल्यूएशन पे भी ट्रेड करता है, मतलब बेसिकली लो आरओई में भी ट्रेड करता है। अगर हम इनके इस चीज पे ध्यान दें तो ये बहुत अच्छा आपको समझ आएगा। आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ग्रो कर रही है, और कंपनी के जो एबिटा बेसिस पे जो ग्रोथ है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और ओपीएम अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब, गजब खूबसूरत और अच्छी है। अगर हम इसके कंपनी के बेसिकली पैट की बात करें तो पैट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ईपीएस आप देख सकते हो कितनी अच्छी ज्यादा ग्रोथ ईपीएस में देखने को मिल रही है। ये क्वार्टरली रिजल्ट था। अगर हम फंडामेंटल ईयरली बेसिस पे देखें तो वहां पे भी आपको जंप दिखेगा। कंपनी अपने ओपीएम को मैनेज करती हुई आ रही है। प्रॉफिट जो है इसकी कंपनी यहाँ के थोड़े से घटे हुए हैं, बट यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई है। ये देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी थोड़ी सी बढ़ गई, बेसिकली कर्जा लिया होगा इन्होंने तो इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी बढ़ गई है, बट आप देखेंगे ओवरऑल तो कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। अगर हम बैलेंस शीट पे चलकर देखें तो बैलेंस शीट में जो हमारे पास दिख रहा है 1000 करोड़ का कैश है, और 400 करोड़ का समथिंग यहाँ पे कम किया है, फिर भी बोरोविंग्स कैसी है, मतलब क्या दिक्कत है भाई। बोरोविंग्स यहाँ पे कम की गई है, बट फिर भी थोड़ा सा वहाँ पे लग रहा है इंटरेस्ट कॉस्ट आई है, तो उसको देखेंगे, बट ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसको हम बहुत ज्यादा डीप में जाए, नॉर्मल है, ओके है, ओके यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स में देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे घटी हुई है, तो ये एक तरीके से नेगेटिव फैक्टर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस स्टॉक, मतलब जो भी स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं कि वहां पे मैं सब कुछ आपको अच्छा अच्छा दिखाऊंगा, लॉलीपॉप दे दूंगा, नो, लॉलीपॉप जैसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता। मैं सीधे सीधे सही गलत दोनों चीजें बताऊंगा, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई एडवाइजरी नहीं बांट रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो मैनेजमेंट है उसने अपना स्टेक बेचा हुआ है, बट उसके सामने जो कंपनसेट हुआ है वो यहाँ पे एफआईएस के थ्रू हो गया है। तो अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से सही हुआ है। हो सकता है मैनेजमेंट ने अपना कुछ कारण से स्टेक बेचा हो, या फिर कोई प्रॉफिट बुक करके निकला हो। अब इसको देखने पे पता चलेगा कौन भागा हुआ है, बट हम इस पे नहीं जाते हैं बेसिकली उतना ज्यादा। हम फोकस करते हैं कि जो यहाँ पे सेटबैक आया वो यहाँ पे कंपनसेट हो गया, दैट इज ओके। अगर हम अपने डीआईएस की बात करें तो वो ग्रो कर रहे हैं, और पब्लिक यहाँ पे घटी हुई है। पब्लिक का तो वैसे भी आप सबको पता है कि अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं रहती। तो ये ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल वाइज देखें तो कंपनी ठीक ठाक है, अच्छी है, और सही तरीके से काम कर रही है। हम इसके चार्ट को देखें तो चार्ट में भी आपको दिखेगा बहुत ही मैसिव रैली आपको देखने को मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी चार्ट के ऊपर। सो चार्ट काफी खूबसूरत है, मैं यहाँ पे दिखा दूं। चार्ट आपका बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया पैटर्न के साथ चल रहा है, और यही एक अच्छे कंपनी के निशानी होते हैं, और आपको ऐसे ही कंपनियों को जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनको स्टडी करना चाहिए। तो ये पहली कंपनी थी गणेशा इकोस्फीयर, जो कि प्लास्टिक वाले बिजनेस में काम करती है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग में काम करती है। अगली कंपनी हमारी एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग, और आपको मैं बता दूं डिस्क्लोजर के लिए, ये मैंने कुछ ही दिनों पहले अपने क्लाइंट्स और अपने फैमिली पोर्टफोलियो में लिया हुआ है, और मैंने उनको भी बाई करने का बताया हुआ, जो मेरे क्लाइंट है, मेरी बेसिकली जो ब्रोकरेज फर्म है उसके अंतर्गत आने वाले क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे एंटोनी वेस्ट, और आप सबको पता है AWHCL करके इसका कुछ सिंबल है, ओके, या फिर CHSL कुछ होगा, HCL या फिर CHSL। तो ये सिटी वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती है, म्यूनिसिपल वेस्ट में। ओके, तो सिटी वेस्ट मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो आपके घर पे आते हैं ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो उन्हीं टाइप का ये बिजनेस है। एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग के अगर हम चार्ट को देखें, और तो AWHCL, यहाँ पे भी इसका चार्ट देखो बहुत ही खूबसूरत है। और जब मैं शेर खान में था तो इसका IPO आया था, नहीं शेर खान में नहीं, ये 2021 मतलब कोरोना के टाइम पे, बेसिकली उस टाइम पे IPO आया था इसका। और यहाँ से देख सकते हैं इसने एक अच्छा खासा बेस बनाया, बेस बनाने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, और फिर से आपका ब्रेकआउट दे रहा है। तो टेक्निकल बेसिस पे जो जानते हैं उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट चार्ट के बाद हम थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग अगर हम देखें, सो यहाँ पे पी देखो सस्ता है, यहाँ पे आपको वैल्यूएशन सस्ती मिलेगी। कंपनी मात्र 1600 करोड़ की कंपनी है, तो एक तरीके से स्मॉल साइज की कंपनी है। डेट टू इक्विटी 0.78 है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डेट का कंसर्न है, बट दैट इज ओके, एक से ज्यादा नहीं है। इंडस्ट्री का पी है जो है यहाँ पे देखें तो 34 का है, तो इस तरीके से देखेंगे तो ग्रोथ अभी बहुत अच्छी है। आरओई 16% का है, अच्छी बात है, और आरओसी 13% का है। तो चूंकि डेट है इसकी वजह से थोड़ा सा आपका आरओसी नेगेटिव दिख रहा है, मतलब कम दिख रहा है, लो दिख रहा है आरओई के कंपैरिजन में। अगर डेट नहीं होता तो आरओई आपका अच्छा दिखता। तो ओके है, ठीक ठाक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम कंपनी के क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे
जो आपका देखेंगे तो ओपीएम ठीक ठाक है, सेल्स भी आपकी जो है कि थोड़ी सी यहाँ पे डामाडोल हो रही है, बट आगे चल के जब जितना ज़्यादा आप लोग कचरा पैदा करोगे उतना ज़्यादा इनका फायदा आएगा। तो इस बेस में मैं बात कर रहा हूँ। 23 से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 30 हो गया, और थोड़ा सा इनके पास जो डेट है वो थोड़ा सा बढ़ गई, बट दैट इज ओके, इतना ज़्यादा डेट मैनेजेबल है। तो यहाँ पे अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें, मतलब क्वार्टरली बेसिस देखें तो ठीक ठाक है। एनुअल बेसिस पे अगर हम देखें तो एनुअल बेसिस पे भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, थोड़ी सी यहाँ पे ग्रोथ हल्की हुई है, स्लो हुई है, बट अगर देखेंगे तो सही सा ग्रो है। आपका एबिटा बढ़ा हुआ है, और ओपीएम आपका जो 28% का हुआ करता था, 30% का हुआ करता था, अब वो ओपीएम नहीं रहा है, ओपीएम 20% पे आ गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग बेसिस पे जो नेट मार्जिन थी वो थोड़ी सी कम हो रही है, बट चलेगा, इतना ज़्यादा भी नुकसान नहीं है। ये चीज़ अगर ग्रो करती तो बहुत अच्छा होता, अगर कंपनी इसको मैनेज कर लेती है, ग्रो कर लेती है, तो फिर बहुत ही सही रहेगा, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए। और अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। डेट थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट का बर्डन इनके पास आ रहा है, तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव फैक्टर है, बट मुझे लगता है कि मैनेज हो जाएगा। जैसे जैसे इनके एक्सपेंशन होंगे, बिजनेस बढ़ेगा, तो इनके ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कर्जा है इसकी वजह से, बट मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए, चूँकि इनका जो रिजर्व साइज है वो छोटा है। तो इनको इस कर्जे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और आपको भी ध्यान देना चाहिए कि कंपनी अपने जो डेट है उसको कैसे मैनेज कर रही है। अगर इसको मैनेज कर लेती है अच्छे से, और बिजनेस में इनके ग्रोथ है, और इनके जो मतलब बेसिकली जो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट और सिटी के साथ इनका जो टाई अप रहता है कि इतने सालों तक ये मैनेज करेंगे, तो उसमें अगर बहुत अच्छी उम्मीद दिखाई देते तो वहाँ पे आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा रेड फ्लैग है कि आप इसको जरूर अंडरस्टैंड करें। ओके, इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी ठीक ठाक हैं, यहाँ पे FIS भाग रहे हैं, बट दैट इज ओके। 50% का लगभग 46% का इन्वेस्टमेंट मतलब प्रमोटर के पास है। तो यहाँ पे भी देखें तो अभी भी FIS और ये DIS लेके बैठे हुए हैं। तो अगर हम ओवरऑल कलेक्टिव बेसिस पे जाएं तो लगभग 60% जैसी होल्डिंग जो है अभी भी मैनेजमेंट के पास है, सिर्फ पब्लिक के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, तो दैट इज ओके। बट फिर भी ये सब चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव है, तो आप इसको जो है अंडरस्टैंड करो। बट हालांकि मैंने इन्वेस्ट करवा रखा है और मुझे प्रॉफिट हो भी रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, बिकॉज मैंने बहुत नीचे दिलाया था। हम चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, बट आप इसको टिप्स के लिए मत अंडरस्टैंड करना। अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो ग्रेविटा जो आपके है वो बैटरी वेस्ट में काम करती है बेसिकली, और ईवी की जितनी ज़्यादा ग्रो होगी, बैटरी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, बैटरी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा वेस्ट में, और वेस्ट में अगर ग्रोथ होगा तो उसके रिसाइकलिंग वाले जो बिजनेस हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो ग्रेविटा के ऊपर अगर मैं डिस्कस करूं, देखो आप लोग थोड़ा अपने तरीके से भी अंडरस्टैंड कर लेना, मैं बहुत ही शॉर्टकट में जा रहा हूँ बिकॉज टाइम की बाउंडेशन है, इसकी वजह से। 40 का पी लगभग यहाँ पे मिला है। कंपनी 9,500 करोड़ की कंपनी है, जो कि मैं कह सकता हूँ कि कंपनी थोड़ी सी स्मॉल साइज कंपनी है, बट मिड, स्मॉल टू मिड ले लो। डेट टू इक्विटी कंपनी की 65 है, 0.65, तो ओके है। इंडस्ट्री पी 38 है, थोड़ा सा इंडस्ट्री पी से ऊपर चली गई, बट दैट इज ओके। ROE 33%, ROC 27%, वही डेट का मैटर है, वरना इशू नहीं होता यहाँ पे। अब अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें तो एनुअल बेसिस पे जो इनकी ग्रोथ है वो ठीक ठाक ही दिख रही है, यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ और दिखाई दे रही है। ओपीएम थोड़ा सा डाउन है, बट अगर हम देखेंगे पूरा एवरेज बेसिस पे तो ओके है, सस्टेनेबल है, सस्टेन्ड है। प्लस यहाँ पे जो पैट है वो भी बढ़ रहा है, EPS भी इनके अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, तो कंपनी में ग्रोथ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के डेट की बात करें तो डेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और रिजर्व भी बढ़े हुए हैं, तो रिजर्व और डेट में देखा जाए तो ठीक ठाक है, बट इतना ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम करना चाहिए इनको भी। और अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो 66% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 11% आपके गोरे होल्ड करते हैं, और इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है, कंटिन्यू बढ़ा ही रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। मतलब मुझे कभी कभी बुरा लगता है कि साला हमारी देश की कंपनियों में हम इन्वेस्ट नहीं करते और गोरे बाहर से आकर के वो पैसा डाल करके पैसा कमा करके भाग जाते हैं। मतलब मुझे ये बुरा लगता है कि हम खुद अपनी कंपनियों पे इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, और गोरे आते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रॉफिट बना करके भाग जाते हैं। मतलब हमारा ही पैसा वो लोग लेके चले जाते हैं विदेश। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग अपनी कंपनीज पे फोकस करो, अपने देश की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करो, आपका पैसा भी ग्रो होगा और आपको एक प्राउड भी फीलिंग होगी कि हम अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो एक तरीके से ये मेरी अपील है, इंडिविजुअल अपील है, पर्सनल अपील है, आपको बता दूं। तो यही चीज हो रही है कि आपके गोरे पैसा डाल रहे हैं, बट आप लोग हो कि आप लोग जो है कि क्रिप्टो करेंसी और
बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में लगे हुए हो, मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोगों का क्या मजा आता है वहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे इस मामले में कंपनी ठीक ठाक है और दैट इज ओके। कंपनी का जो बिजनेस है वो वेस्ट बैटरी वेस्ट का है। पॉन्डी ऑक्साइड, वन ऑफ द माय फेवरेट कंपनी, इसको मैंने बहुत पहले इन्वेस्ट भी किया था, थोड़ा सा बीच में निकल गया था बट अभी फिर से इन्वेस्ट करूंगा, दैट इज ओके। लेड रिसाइकलिंग में, तो लेड एसिड बैटरीज आपकी हैं तो उसकी रिसाइकलिंग में है, प्लस लेड जो नॉर्मल है उसकी भी रिसाइकलिंग होती है, तो ये भी कंपनी बहुत अच्छी खासी है, यहाँ आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर हम पॉन्डी ऑक्साइड की बात करें तो POCL, चार्ट पहले देख लेते हैं पॉन्डी ऑक्साइड का, क्योंकि चार्ट आप लोगों को देखने पे बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना मोजो आ जाता है, तो चार्ट देखने से आप लोगों को मोजा आ जाता है। वीकली चार्ट है और कंपनी जो है मस्त आपकी ऊपर ही ऊपर जा रही है, तो चार्ट देख करके ही आपको पता चलता है कि अच्छी कंपनी है कि नहीं कंपनी है, वरना आप लोग तो नीचे आता हुआ देख करके भाग जाते हो डर करके। जबकि नीचे आता हुआ देख करके आपको सोचना चाहिए कि यार ये कंपनी अच्छी है क्या, रिसर्च करते हैं, अगर अच्छी कंपनी है तो इन्वेस्ट कर दो, नीचे की प्राइस पे इन्वेस्ट करो ना, ये बात आप याद रखो। ओके, तो पॉन्डी ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो पॉन्डी ऑक्साइड का जो बिजनेस है वो बेसिकली लेड एसिड, मेटल एलॉय और इन सब में आपका बिजनेस है। ओके, और यहाँ पे अगर हम मतलब रिसाइकलिंग में है, ये सब धीरे धीरे रिसाइकलिंग की तरफ ये जा भी रहे हैं। तो 32 का पी है और 38 का इंडस्ट्री पी है, तो कंपनी इंडस्ट्री पी वाइज सस्ती है। ROE इनका 13 का है, ROCE इनका 16 का है, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे डेट बहुत ही कम है, आप देख सकते हो, डेट अगर कम रहता है तो तुरंत ROCE बढ़ जाता है, डेट अगर ज्यादा रहता है तो ROCE तुरंत आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करो और इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड कर लो, नॉलेज बना लो और डायरी में नोट कर लो। और अगर हम कंपनी की बात करें तो 1216 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, इसलिए आप देख सकते हो इसका चार्ट जो है कितना खूबसूरत बना हुआ है और वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हो इतनी अच्छी खासी बनी हुई है। ओके, बात करता हूं, मैं बताता हूं कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, बट कंपनीज को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको पता चले। ओके, सो कंपनीज को एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद कैसे इन्वेस्ट करना है वो पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोसेस। तो अगर हम देखें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की, सो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देखें तो एनुअल बेसिस पे अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। ओपीएम इसका कम है बट दैट इज ओके, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, थोड़ा सा इस बार कम आया हुआ है, इसको कंपनी मैनेज कर लेगी। ओवरऑल देखेंगे तो बिजनेस में आपकी उम्मीद है, ग्रोथ है, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। रिजर्व एंड सरप्लस के मामले देखें तो कंपनी के पास कर्जा जो है बहुत ही कम है, कंपनी अपना कर्जा कम भी कर रही है, तो ये एक गुड न्यूज है, मतलब कि अपनी कंपनी अपने कर्जे को घटा रही है, तो कर्जा घटाती है तो इससे कंपनी का इंटरेस्ट बचता है और वो इंटरेस्ट प्रॉफिट में जाता है, प्रॉफिट जाता है बढ़ता है तो ईपीएस बढ़ता है, ईपीएस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ती है, आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करें तो 48% का जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है और 51% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सही तरीका नहीं है, नहीं होना चाहिए, बट प्रमोटर्स हैं अपने तरीके से मैनेज कर लेंगे, तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो, ऐसा भी कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है, बट इतनी ज्यादा पब्लिक की होल्डिंग सही नहीं मानी जाती मेरे हिसाब से, और प्रमोटर को अपनी होल्डिंग बढ़ानी चाहिए, यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लो। तो पॉन्डी ऑक्साइड का चार्ट अभी क्लियर है, वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, जो है वो होल्डिंग का इशू है, तो होल्डिंग अगर बढ़ती है या फिर कोई नया मैनेजमेंट मतलब बेसिकली नया इन्वेस्टर आता है तो उससे आपको बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दूसरी कंपनी है MSTC, ऑटो स्क्रैप में है, तो ऑटो स्क्रैप की पॉलिसी जब आई थी तो उससे आपको काफी बेनिफिट कभी कंपनियों को हुआ होगा। सो जो MSTC कंपनी है यहाँ पे लिमिटेड है, ये कंपनी का पूरा नाम है MSTC लिमिटेड, ये ऑटो स्क्रैपेज में है आपकी, बेसिकली मेटल स्क्रैप और ऑटो स्क्रैप में है। मेटल स्क्रैप आप एक तरीके से मान सकते हो, और यहाँ पे जो इसका मार्केट कैप है 6,520 करोड़ का है, तो स्मॉल साइज की कंपनी है। स्टॉक पी 31 है, जस्टिफाइड है क्योंकि इंडस्ट्री पी 45 है, तो इस तरीके से सस्ती है इंडस्ट्री पी के मुकाबले। 24 का ROE है और 34 का ROC है, बिकॉज ROC इनका सस्ता क्यों है, मतलब महंगा बेसिकली ज्यादा हो गया है, तो ओके है, मतलब कंपनी थोड़ा सा अपने डेट भी इनका बहुत कम है, बट देख लेते हैं। तो ROC 34% का है, दैट इज ओके, 15% मिनिमम होना चाहिए, और यहाँ पे 24% का भी है, तो दिक्कत नहीं है कोई। और अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो एक तरीके से पहले बहुत अच्छा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, बट अब फिर से आपका ग्रो कर रहा है, तो हो सकता है कि कोई पॉलिसी की वजह से इनको इशू हुआ होगा, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर है, इसमें हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, बट ओपीएम बेसिस पे कंपनी जो है कि वो लॉस कर रही थी, यहाँ पे देख सकते हो आप, कंपनी जो है ऑपरेटिंग बेसिस पे लॉस करती थी काफी, क्योंकि इनका खर्चा बहुत ज्यादा था। इन्होंने अपने इस चीज को मैनेज किया है। देखो हर एक जगह पे ना आप कभी सिर्फ नेगेटिव हो जाओगे तो दिक्कत होगी, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नेगेटिव है, बट आप इस नीचे वाले पे ध्यान दो,
कंपनी अपने खर्चे को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। मतलब बेसिकली यूँ समझो कि 10 रुपए का माल आप बेच रहे हो, उसको बनाने में 5 रुपए आपका खर्चा आ रहा है, तो आपका 5 रुपए का प्रॉफिट है, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अगर आपका खर्चा 7 रुपए हो जाता है तो आपको सिर्फ 3 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। आप उसी खर्चों को 7 से वापस 6 ले आओ तो आपका प्रॉफिट अपने आप 4 रुपए हो जाएगा। तो बस यही चीज़ होती है कि कंपनी के जो खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, कंपनी ने उसको मैनेज कर लिया एंड यहाँ पे आपको एक सही तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है और आगे चल के ग्रोथ की उम्मीद है, बट इसको बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। मैं जस्ट आपको एक इस बिजनेस में कंपनी है इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज हम रिसर्च कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट और टोटल वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनीज की। ओके, इस वजह से। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी का बेसिकली यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। और अगर इन्वेस्टर्स की बात, बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट जो हमारे पास है कंपनी की, वो कंपनी का डेट ठीक ठाक है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स हमारे पास जो है वो कंपनी के 64 मतलब 65% यहाँ पे जो प्रमोटर है वो होल्ड कर रहा है। जो DIIs है उन्होंने अपनी FIS अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई हुई है, DIIs ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई हुई। तो यहाँ पे एक बहुत ही ग्रीन सिग्नल है कि यहाँ पे जो बड़े लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तो ऊपर के जो चीजें थी हम उसको अगर देखेंगे तो इन चीज़ों से हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज ये लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा, दिस इज वाई दे आर इन्वेस्टिंग, और हमें भी इसको समझ लेना चाहिए। तो MSTC के अगर हम चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट है आपका, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी और मैंने अपने सभी क्लाइंट्स को आई थिंक मैंने यहाँ पे कहीं पे बाई करवाया होगा। उसके बाद हमने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट इसमें बुक किया, उसके बाद निकल गए। देन उसके बाद आपका देखिए कि प्राइस आपकी तरीके से प्राइस करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन पे चली गई। ये वीकली चार्ट है तो आपको ये बहुत बड़ा टाइम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2024 से। बट हो सकता है कि टाइम आपका जो है कि कंपनी, वही चीज़ मैंने कहा ना, जब ग्रोथ थोड़ी सी आपकी कम होती है तो वो कंपनी जो है आपकी साइडवेज करेक्शन में जरूर चली जाती है। बट अगर देखेंगे यहाँ पे कुछ एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बना है, अगर ये ब्रेकआउट होगा तो फिर से आगे कुछ इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बट ये आपका पार्ट है, आप इसको देखोगे, मैं तो सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ। सो कंपनी का प्राइस चार्ट बहुत अच्छा है और यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम भी उठी है, तो ये भी एक तरीके से सही है, हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगली कंपनी अगर हम देखें तो इको रिको जो है वो ई वेस्ट मैनेजमेंट में है। ई वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसमें आपकी कंपनीज आती हैं। तो इको रिको अगर हम देखें यहाँ पे, इको रिसाइकलिंग करके इसका पूरा नाम है। सो इसके इंडस्ट्री पी तो 34 का ही है, लेकिन कंपनी का जो पी है वो थोड़ा सा महंगा है, तो इस तरीके से एक महंगी कंपनी हो गई है। 1424 यानी 1424 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, तो इस तरीके से स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी का अगर हम देखें डेट टू इक्विटी तो बहुत ही ढांसू है, अच्छा है। और ROE देखें तो 32% का, ROIC देखें तो 37% का, क्लासिक है, बहुत ही अच्छा है। सो कंपनी के फंडामेंटल्स रेशियोज जो है वो बहुत ही परफेक्ट है और कंपनी का जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा महंगा है, इसको भी हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रोथ इनकी यहाँ पे अच्छी खासी हुई थी, बट उसके बाद थोड़ा सा इनका डाउन टर्न आया, देन उसके बाद इनके पास यहाँ पे फिर से ग्रोथ आ गई। और आप ये देख सकते हो कि OPM बेसिस पे अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात अगर हम देखें पैट को, तो वो भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ही नॉमिनल है और जो उनके पास रिजर्व है वो ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 73% का जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, बहुत ही अच्छी बात है। और जो FIIs हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और DIIs तो नहीं, यहाँ पे पब्लिक के पास भी 25% की लगभग होल्डिंग है, तो ये भी एक तरीके से सही बिजनेस है। और अगर हम इको रिसाइकलिंग का यहाँ पे देखें, इको रिको करके, रेको बेसिकली इसको कहते हैं। वीकली चार्ट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत वीकली चार्ट बना हुआ है। और आप देखिए 100 रुपए का स्टॉक जस्ट एक साल में आपका 700 रुपए, मतलब 7x हो गया, 7 गुना हो गया। तो आप ऐसे ही देख सकते हो, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, बट मतलब आपको समझ लेना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको कहा ना कि वैल्यूएशन बहुत महंगी हो चुकी है, तो आपको थोड़ा नीचे आने पे वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो तब आपको सोचना चाहिए एक बार। बट आप ये देख सकते हो कितना क्लियर कट और हैंडसम चार्ट था। ओके, तो इसका हमने अंडरस्टैंड किया। इसके बाद हम बात करते हैं वाबाग एंड आयन एक्सचेंज की। इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बिकॉज न्यूज़ और मीडिया में बहुत ज़्यादा कवर होता है। तो वाबाग यानी वाबाग करके है, और आयन एक्सचेंज ये बहुत ज़्यादा कवर करते हैं वाटर वेस्ट और हेजार्डस, मतलब बायोकेमिकल जो बेसिकली वेस्ट है, केमिकल जो कंपनीज प्रोड्यूस करते हैं वहाँ से आया हुआ है। तो मैं इसके चार्ट वार्ट पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा पता होगा ये कंपनी के बारे में। हाई ग्रीन, ये भी एक तरीके से नया बिजनेस है, कार्बन ब्लैक का बेसिकली इनका काम है। कार्बन ब्लैक बेसिकली जो टायर है, टायर से कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है, वो एक तरीके से वेस्ट है, उसका ये रिसाइकलिंग का काम है इनका। तो हाई ग्रीन कार्बन, हाईटेक ग्रीन करके इनका जो नाम है वो बेसिकली आता होगा, हाईटेक ग्रीन कार्बन या फिर हाई ग्रीन करके सिंबल आता होगा। तो मैं वाबाग एंड आयन एक्सचेंज को थोड़ा सा
यहाँ पे बाईपास करता हूँ और मैं आता हूँ हाईटेक ग्रीन पे, बिकॉज आप लोग उसको जानते होंगे। तो हाईटेक ग्रीन का अगर हम देखें यहाँ पे, तो हाई ग्रीन, हाई ग्रीन का अगर हम चार्ट देखें तो हाई ग्रीन का चार्ट जो है आपका सीधे सीधे थोड़ा सा ऊपर है, फिर इसके बाद साइडवेज है, टाइम करेक्शन में आ रहा है, हो सकता है साइडवेज होकर के फिर से आपका ये ऊपर जाए, तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे आप ध्यान दो कि इसके बिजनेस को अगर हम देखें तो हाई ग्रीन में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ होगी दिक्कत, वरना इतना ज़्यादा होता नहीं है इशू। तो 42 का इनका पी है, 432 करोड़ की कंपनी है, मतलब माइक्रो कैप कंपनी है, और स्मॉल एंड माइक्रो कैप मतलब एसएमई, ये एसएमई है। ओके, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो एसएमई है। सो 500 करोड़ की लगभग हम वैल्यूएशन मान सकते हैं, और 42 का इंडस्ट्री 41 का आपका इंडस्ट्री पी है और 42 का आपका स्टॉक पी है, तो ओके है। 42 का आरओई और 40% का आरओसी अच्छा है, 32.32% का आपका जो है डेट टू इक्विटी अच्छा है, ओके है। यहाँ पे अगर हम बात करें इनके कंपनी की ग्रोथ की, तो यहाँ पे ग्रोथ इनकी यहाँ पे एनुअल बेसिस पे ठीक ठाक हो रही है, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई है, और बट इन्होंने अपने खर्चे को मेंटेन किया हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हैं 59 का 52 हो गया, तो दैट इज ओके। 20 का 80 ओके है, मतलब ग्रोथ दिख रही है। और यहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट है वो भी आपका 4 से 10 हो गया, मतलब 2 साल के अंदर आपका 200% का जंप यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये भी एक तरीके से अच्छी कंपनी है, बिकॉज एसएमई है तो आपको बहुत ज्यादा नंबर्स इसमें बड़े नहीं दिखेंगे, इस वजह से आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इनके डेट की बात करें तो 24 का डेट है, 51 का पी है, 51 का आपका जो है कि मैं पी बोल गया, रिजर्व है 51 का, और इनके पास जो डेट है वो 24 का है। तो डेट का थोड़ा सा इशू है, छोटी कंपनी में इतना ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए, बट दैट इज ओके, ओके नेग्लिजिबल है, बिकॉज इनका डेट टू इक्विटी सही है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स यहाँ पे बेसिक तो 71% का जो होल्डिंग है वो 72 मान लो इसको, 72% की जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास है, और एफआईआई थोड़ी सी स्टोर अपनी स्टेक हटा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि वो प्राइस को नीचे लेके आना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा माल खरीद सके, आपको मैं ये बता दूं। और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 24% की है। तो इस हिसाब से भी देखें तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक लग रहा है। और अगर इसके और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, बिजनेस में ग्रोथ देखेंगे, तो हमें थोड़ा और समझ में आ सकता है। उसके बाद टीना रबर, टीना रबर बेसिकली आपका टायर रिसाइकलिंग में है। तो टीना रबर का भी अगर हम चार्ट देखें यहाँ पे, सो टीना रबर आप लोगों को आई थिंक ये कुछ दिनों पहले मैंने कहीं ना कहीं पोस्ट किया होगा इस बिजनेस के बारे में, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा ये बिजनेस लगता है। बट अभी चूंकि बहुत अच्छा ग्रो कर गया है, तो यहाँ पे मुझे एक बार थोड़ा सा एक टाइम वाइज या फिर प्राइस वाइज करेक्शन की उम्मीद करनी चाहिए। तो 1781 का आपका प्राइस है, बहुत ही स्टडी मतलब स्टेडी इसमें ग्रोथ हुई है, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। और कंपनी में देखते हैं कि कंपनी कैसी है, इसको देख लेते हैं। तो टीना रबर यहाँ पे देखिए, पी वैल्यूएशन इसकी 75 की है, तो मैंने कहा ना पी वाइज थोड़ा सा महंगा हो चुका है, और 62 का इसका इंडस्ट्री पी है, तो उस हिसाब से भी देखें तो बहुत महंगा नहीं है, बट मेरे हिसाब से इसको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। 3000 करोड़ की कंपनी है, तो कंपनी एक तरीके से आपकी स्मॉल कैप कंपनी है। 36 का आरओई है और 32% का आरओसी है, 0.67% का आपका डेट टू इक्विटी है, ये भी थोड़ा मुझे लगता है कि हाई साइड है, बट दैट इज ओके। और अगर हम कंपनी के ईयरली बेसिस के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो कंपनी आपका यहाँ पे पहले अच्छी खासी ग्रो करती थी, उसके बाद इनका जो एक तरीके से हेडविंड आया, हेडविंड के बाद फिर से कंपनी आपकी ग्रो करने लगी है, जो कि टेलविंड चल रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो इनके ओपीएम भी अच्छे खासे मेंटेन हो रहे हैं, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ओपीएम जो है आपका मार्जिन, ये भी देखें तो ठीक ठाक ग्रो कर रही है। नेट बेसिस पे कंपनी लॉस करती थी, बट इसके बाद यहाँ पे आपका कंपनी का कायाकल्प हुआ और कंपनी प्रॉफिट करने लगी। तो 3 साल कंटिन्यू प्रॉफिट किया है कंपनी ने, ये एक तरीके से टर्न अराउंड बिजनेस कहा जा सकता है, टर्न अराउंड बिजनेस कहा जा सकता है। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास कर्जा जो है 86 करोड़ का है, उसके सामने इसके पास जो पैसा वो 111 करोड़ का है, तो ओके है, दैट इज ओके। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स इसमें जो है 72% यानी 73% ले लो, 73% प्रमोटर होल्ड करते हैं और 0.79 जो है वो आपके ये गोरे लोग होल्ड करते हैं। तो इनकी होल्डिंग आई थिंक स्टैंड है, मतलब स्टेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 26% है लगभग पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो इस वाइज से भी देखें तो कंपनी ठीक ठाक है। मैं इन सब पे किसी दिन डिटेल में वीडियो बना दूंगा, बट इतना ज़्यादा शॉर्टकट मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ। ये जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए, ताकि आपका जो टाइम है यूटिलाइज हो सके। तो टीना रबर यहाँ पे कुछ और बिजनेस है, मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे कि आपका एपिक बायो है, ये जस्ट एक आईपीओ आया था, एसएमई कंपनी है। और आपका ईएमएस लिमिटेड का भी जस्ट रिसेंट में आईपीओ आया था, ये भी एक तरीके से हम देखा जाए तो अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम, इसका भी बहुत नए तरीके से आईपीओ आया था, और ये आपकी एसएमई कंपनी है। और ये जेम एनवायरो, इसका तो आईपीओ आई था अभी जस्ट, आपको पता होगा जून में आईपीओ आया था।
जेम एनवायरो आईपीओ आते ही ये भाग गई, एसएमई कंपनी है तो आईपीओ भी इसका जो है आया था, मतलब समझ सकते हो कि आप सस्ती प्राइस में होगा, बहुत ज्यादा भाग गई है तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पे होगी, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट कब करना चाहिए। ये हमने समझ लिया कि ये बिजनेस में उम्मीद है, इतनी कंपनीज है हमारे पास, बट इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्ट इसमें कैसे करना चाहिए। ओके, सो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि आप मार्केट को समझो। देखो मार्केट आपका है ना, अब इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, सीरियस ध्यान ध्यान देना। और जितने लोग वीडियो अभी भी देख रहे हो, मतलब मुझे लगता है कि कुछ लोग भाग गए होंगे, बट देखो मैं पहली बात तो वीडियो को बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं बना पाता, बिकॉज मेरे पास उतनी बड़ी टीम नहीं है और ना ही बहुत ही एडवांस टीम है कि मैं वो सब चीज़ें मैनेज कर सकूं। मैं सिंपल सादा रखता हूं। ओके, नॉलेज आपको देना है, इन्फॉर्मेशन देना है, और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, डायरेक्ट आपको यूट्यूब चैनल पर दे रखा है, आप मुझे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, तो ये तो बेनिफिट आपको मिलता ही है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। तो जो पहले सबसे पहले मार्केट को समझो। मार्केट आपका हमेशा ऊपर नहीं जाता, मार्केट जो आपका है ना वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, इसमें जब अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है ना तो कैसे करना है, सबसे पहले आप टारगेट करो कि इस पूरे बिजनेस में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं वापस आ जाता हूँ अपने उस पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखेंगे तो अगर हम कचरा सेट वाले पोर्टफोलियो में जाते हैं तो हमने टोटल लगभग 20,000 ईच इन्वेस्ट किया है 10 कंपनीज में, तो 259 समथिंग इन्वेस्टमेंट मतलब वैल्यू है। इन्वेस्ट हमने किया था लगभग 2 लाख का। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट करना सीखो। पहली बात तो पोर्टफोलियो बनाना सीखो, ऐसा मतलब एक थीम बनाना सीखो। स्मॉल केस करके आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। आजकल देखो स्मॉल केस के नाम पे, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है या फिर सही है, मैं किसी को टारगेट भी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा भी अगर अपना दिमाग लगाओगे और थोड़ा सा भी रिसर्च करना शुरू करोगे और ब्रेन अपने माइंड को इस्तेमाल करोगे तो ऐसे स्मॉल केस आप खुद बना सकते हो। स्मॉल केस में एक बेनिफिट होता है कि आप छोटी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट अगर आपको नॉलेज है और आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट है तो फिर आप क्यों किसी को पैसा दो, आप खुद से वही चीज कर सकते हो और उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो क्या मोटिव है, पोर्टफोलियो बना करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आप इसमें पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई करो। अब कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले अपना टारगेट करो कि मुझे कितना रुपए इन्वेस्ट करना है। लेट्स से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है इस पूरे सेक्टर में, तो 1 लाख रुपए अभी नहीं करना है। कैसे करना है, आपको हर महीने एक एक शेयर हर एक कंपनी का ले लेना है। अब जितनी भी आपको कंपनी समझ आती है, आप इसमें से 10 कंपनी ले सकते हो। ओके, 10 कंपनी अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर लो, मैंने आपको लिस्ट ऑलरेडी दे रखी है। उसमें से एक एक कंपनी का आप हर महीने 10-10 हजार रुपए का, सॉरी, एक एक शेयर आप परचेस करो, तो 10 हजार रुपए समथिंग आपका कलेक्टिवली चला जाएगा। अब ऐसा हो सकता है कोई कंपनी 2000 की है, बट ऐसा भी तो होगा कोई कंपनी 400 की है, तो आपका कलेक्टिवली 10 हजार रुपए आपका हर महीने इन्वेस्ट होगा। और आप इसको इन्वेस्ट करो लगभग 1 साल तक, आने वाले 12 से 16-17 महीने तक इन्वेस्ट करो। तो इसमें क्या होगा कि कभी कभी आपको सस्ते में इन्वेस्टमेंट होगा, कभी आपका महंगे में इन्वेस्टमेंट होगा, कभी सस्ते में होगा, तो आपको एक एवरेज का बेनिफिट मिल जाएगा। और आपको ये जो वॉलेटिलिटी होती है ना मार्केट की, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप समझो, आप अगर यहाँ ब्रेकआउट पे इन्वेस्ट करोगे तो यकीन मानो जब ये नीचे जाएगा ना, तो आपका जो है कि वो कहते हैं ना, वो बाबू भैया वाला स्टाइल है, मेरे को तो धक धक हो रहा है, तो आपको भी धक धक होने लगेगा। तो ब्रेकआउट पे जब आप बाई करोगे ना, तो आपको ये नीचे जाने पे आपका पूरा ब्रेन काम करना बंद कर देगा और आप ये ब्रेकडाउन देखोगे, दुनिया भर के टेक्निकल एनालिस्ट आ जाएंगे और आप बेच करके भाग जाओगे। और ये फिर देखो कंपनी। तो इन चीजों को हैंडल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है एसआईपी मोड की इन्वेस्टमेंट। लेकिन एसआईपी मोड की इन्वेस्टमेंट वहीं करनी चाहिए जहां पे आपको लगता है कि ग्रोथ आएगी। ऐसा नहीं कि कहीं भी घुस गए, समझ रहे हो बात, ऐसा नहीं कि हर जगह। ये कैसे बड़ा हो गया भैया। तो एसआईपी मोड की जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो सिर्फ उसी थीम में करना है, उसी जगह करना है, उसी कंपनी में करना है जहां पे आपको लगता है कि आने वाले 4-5 सालों तक ग्रोथ आएगी और उस ग्रोथ का आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, पार्ट बनना चाहते हो। तब उसमें आपको वॉलेटिलिटी को हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज देखो कंपनी आपकी कितनी वॉलेटाइल है, बट अल्टीमेटली कहाँ जा रही है, अल्टीमेटली ऊपर ही जा रही है ना। तो ये चीज आप इसको टैकल कर सकते हो, यानी इस वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो। कैसे आप, ये क्यों मोटा हो जा रहा है यार, अगर आप इस जो है कि एसआईपी मोड को अपनाएंगे तब। तो कैसे, सिंपली फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सबसे पहले ये टारगेट करें कि आप कितना रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो। तो आप उस बिजनेस मतलब उस अमाउंट को डिवाइड कर दो, या फिर हर महीने एक एक शेयर खरीदना शुरू करो हर एक कंपनी का। कुछ मत करो, कोई एक डिसाइड कर लो, लेट से 10 तारीख है, 10 तारीख को सुबह उठ करके मुझे खरीद लेना है, बात खत्म। ओके,
तो आप ऐसा करो और आने वाले 2 सालों तक आप इन सब बिजनेस को एक्यूमुलेट करते रहो। मत सोचो प्राइस कहाँ जा रही है। हाँ, फंडामेंटल थोड़ा देख लेना, फंडामेंटल खराब तो नहीं हो रहा है, या फिर नया कोई बिजनेस आ रहा है, नई कोई कंपनी लिस्ट हो रही है, उसको इवेल्युएट करो। तो इससे ये होगा कि आप अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड भी कर लोगे, वॉलेटिलिटी को भी हैंडल कर लोगे और ग्रोथ के पार्ट भी बने रहोगे और आपको ज्यादा डर भी नहीं लगेगा, दिक्कत भी नहीं आएगी। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो एसआईपी मोड की इन्वेस्टमेंट है और आने वाले 2 सालों तक आप इन्वेस्ट करिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा बिजनेस मतलब पूरा अपना घर बेच करके पैसा लगा दोगे, सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आपकी रिस्क कैपेसिटी में आता है, क्योंकि मैं कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा हूं, ये आपको समझना है। और हाँ, उल्टा पुल्टा ट्रेड करके जब लॉस हो जाए तो मेरे पास रोने मत आना, सर जी मैंने तो आपके कहने पे इन्वेस्ट कर दिया था, ये मेरे पास रोने मत आना, सीधी सी बात करो। मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से करना हो उस तरीके से करो, और अगर वैसा नहीं कर रहे हो, कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हो, एक ही कंपनी में पूरा पैसा डाल दे रहे हो, तो फिर रोने मत आना मेरे पास, समझ गए? ये सीधी सी बात आप समझ लो, तो मेरा ये एक पर्सनल डिस्क्लेमर समझ लो, मैं कोई मदद नहीं कर सकता उस टाइम पे। तो इन्वेस्ट अगर करना है तो एसआईपी मोड की इन्वेस्टमेंट करो, एक एक शेयर खरीदो हर एक कंपनी के, 10 कंपनी के 10 शेयर हो जाएंगे, कंटिन्यू 1-2 साल तक खरीदते रहो। या तो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी नहीं कर सकता, तो फिर आप पैसे इकट्ठा करो, जब मार्केट गिरे, आपको दिखे 10% 15% मार्केट गिरा है, तो आप उस कंपनी को खरीद लो। जैसे आपका 4 तारीख को मार्केट गिरा था, तो आप 4 तारीख को कंपनी इन्वेस्ट करते तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता था। तो ये एक तरीका है कि आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और कैसे किसी बिजनेस को थीम को अंडरस्टैंड कर सकते हो, किसी थीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो और उसके पार्ट बने रह सकते हो, ज्यादा डर नहीं लगेगा और सेफ तरीके से इन्वेस्टमेंट होगी और आपको जो है कि डाउट नहीं क्रिएट होगा कि आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो या फिर सही कर रहे हो। और अगर ऐसी चीजें आपको समझनी है, सीखनी है, मेंटालिटी डेवलप करनी है, तो मैं आपको बता दूं मेरी क्लासेस चलती रहती हैं हर महीने। आप अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, सिंपली आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगली जो बैच है वो 20 जून को स्टार्ट होने वाली है, तो 20 जून वाली बैच आप रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, आप ज्वाइन कर सकते हो और ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई जाती है, सिखाई जाती है, मेंटरशिप की जाती है, गाइडेंस दी जाती है और जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल है, 5000 की फीस है। टोटल 35 क्लासेस समथिंग चलती हैं और ये पूरा खत्म होने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है और आपको काफी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये तो मैं शॉर्टकट यहाँ पे बता रहा हूँ और ये सब पूरा 5000 रुपए में ही होगा। और आप अगर पूरी डिटेल और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मेरे होम पेज पे आएंगे, चैनल के यहाँ पे आप अगर रहेंगे चैनल के होम पेज पे, तो यहाँ पे मैंने ये वीडियो बना रखा है, पूरा डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बना रखा है। इसमें बेसिकली हर महीने के बारे में मैंने बात करी है, बट जुलाई में बैच नहीं चलेगी, अगस्त से बैच चलेगी, तो आप अगस्त वाली बैच यानी 20 अगस्त वाली बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं वहाँ पे बहुत अच्छे समझाता हूँ, सेक्टर एनालिसिस समझाता हूँ, सेक्टर को कैसे ट्रेड करते हैं, पूरा मतलब डाइवर्सिफाई कैसे ट्रेड करते हैं और सेफ तरीके से कैसे ट्रेड करते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस मार्केट में बना रहे और आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओ। तो ये पूरी एनालिसिस थी, अंडरस्टैंडिंग थी वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग बिजनेस के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके और कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप अगर मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। मैं बेसिकली शेरखान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूँ, सूरत में रहता हूँ, तो आप अगर ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।